डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज रिले रीज मेथड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही एक पार्ट है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का ही एक मेथड कह लें, दैट इज द रिले रीज मेथड। बोलेंगे सर आपने तो रिले रीज मेथड का नाम ले रहे हैं, और एक रिले मेथड आप जो है ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 81 में। ये जो है रिले मेथड सिर्फ आप पढ़ चुके हैं कहाँ पे, 81 में। तो फिर बोलेंगे कि सर 81 में और 88 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो 7 का डिफरेंस है, शादी के 7 फेरे हैं ये। तो यहाँ पर 81 में जो रिले मेथड देखे थे, बेसिकली उसको थोड़ा सा हम समझे, उसके पहले हम ये समझें कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता क्या है। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की यदि बात करें थोड़ा सा, तो उसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मतलब है कुछ ऐसा कि जितने नंबर ऑफ मास होंगे किसी भी सिस्टम में, ध्यान से समझिएगा, जितने नंबर ऑफ मास होंगे, नंबर ऑफ मास जो है जितने होंगे, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें हम, तो ये आपका मास 1 हो गया, ये आपका मास 2 हो गया, ये आपका मास 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, M1 M2 M3, ठीक ना, K1 K2 K3। इसी तरह से ये तो अभी स्प्रिंग और मास है, डैम्पर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसके इक्वेशन बनते थे, कैसे इक्वेशन बनते थे कि ये आपका x1 हुआ, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट बनते थे। एक तो इसके इक्वेशन बनेंगे, ठीक ना, और इस इक्वेशंस में क्या करते थे कि पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालते थे और उसी का पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, और ये दोनों इक्वेट कर देते थे, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाता था, ठीक है। एक तो पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम रिले सिस्टम आप लगा सकते हैं कहाँ पर, ये कोई आपका सिंपली सपोर्टेड मास है, ये समझिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में रिले मेथड ज़्यादा यूज होता है। इसके ऊपर जब आप लोड लगाएंगे, मान लीजिए कि ये लोड लगाए 2 3 लगाए आप, तो ये क्या होगा, देयर विल बी डिफ्लेक्शन लाइक दिस, यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मतलब क्या ये डिफ्लेक्शन हो गया y1 y2 और y3, ठीक है ना। अब इस डिफ्लेक्शन से होता क्या है बेसिकली, तो ये डिफ्लेक्शन के आधार पर ही काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये है आपका रिले मेथड, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर यदि डिफ्लेक्शन निकालना हो, तो डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पढ़ाए थे। यहाँ तो सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम है, वह आपका ट्रांसफर जो है आपका ओवर हैंगिंग बीम हो सकता है, और लोड भी जो है यूडीएल हो सकता है, वीडीएल हो सकता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या आपका जो है कैंटिलीवर बीम हो सकता है, कंटिन्यूस बीम हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो अभी आप देख रहे हैं। तो एनीवे उस कंडीशन से आप ये डिफ्लेक्शंस निकाल लेते हैं। डिफ्लेक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि डिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा स्क्वायर रूट जी बाई डेल्टा। ये तो एक कॉमन डिफिनीशन बताए थे। इसके अलावा जो रिले मेथड है वो बेसिकली यही मेथड है कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का निकाल दीजिए और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, बस सिंपल सा सिस्टम है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए और इसको इक्वेट कर दीजिए। अब बोलिएगा सर कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हाफ P1 Y1, देखिए P1 लोड और डिफ्लेक्शन उस पॉइंट का, हाफ P2 Y2, हाफ P3 Y3, जितने भी रहेंगे सबको सम कर देंगे, देख रहे हैं। उसी तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे, हाफ P1 अपन जी, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका लोड, ये लोड अपन जी कर देते हैं तो मास आ जाता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये आ जाता है भी का यूनिट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इंटू डिफ्लेक्शन। तो फ्रीक्वेंसी आप निकालने वाले हैं और ये डिफ्लेक्शन आपको मालूम है, तो ओमेगा एन इंटू वाई वन का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये ओमेगा 2 आएगा, ओमेगा 3, इस सबको पूरा जोड़ेंगे तो ओमेगा एन तो कॉमन रहेगा,
P और Y, PY², तो P1 Y1², P2 Y2², ये सब निकाल लेंगे और बाद में इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो ये ओमेगा n निकल गया था। यही हमारा मेन फार्मूला निकला था। इसके अलावा एक फार्मूला और बताए थे कि यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी बेंडिंग मोमेंट के टर्म में दिया हो, मतलब ये जो आप निकालेंगे तो BMD शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते थे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन टर्म्स ऑफ स्लोप निकालेंगे थीटा के टर्म में, तो उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी कुछ ये होता है ½ md थीटा। अब ये हमने आपको समझाया था कि बेंडिंग इक्वेशन कैसे आता है, और इसको बाद में तोड़ करके जो है इसको इस फॉर्मेट में लाए थे, और ये फॉर्मेट आपको जो है पोटेंशियल ½ EI/dx² ये आप चाहे तो लेक्चर यदि आपको ये समझ में आ जा रहा है बेंडिंग इक्वेशन से कि कैसे हम तोड़े हैं। EI को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं, 1/r/dθ/dx d²y/dx², ये MEI/d²/dx², ये सब निकाले, ठीक है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, पोटेंशियल एनर्जी ये निकल गया हमारा, और काइनेटिक एनर्जी ये निकल गया। और इसके हेल्प से ही आप क्या निकाल दिए थे, जो है इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ओमेगा n निकल जाएगा। ओमेगा n जो आप निकाले थे ये वैल्यू है आपका ओमेगा n, ठीक है ना। तो फाइनली यदि हम रिले मेथड में देखें तो रिले मेथड के अकॉर्डिंग जो आपके पास ये डायग्राम है, अभी इस डायग्राम को मैं दिखाऊंगा बार बार, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ओमेगा n, जब आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिए तो ये इक्वेशन निकल करके आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक क्या है, बेसिकली रिले मेथड है। बोलिएगा कि सर ये तो 5-7 मिनट आपने लगा दिया रिले मेथड में, रिले रीज मेथड क्या है। तो भाई जितेंद्र है तो पांडे है, पांडे का औचित्य है, उसकी इंपॉर्टेंस है। यदि जितेंद्र ही नहीं हो तो जितेंद्र पांडे सर किसको बोलेंगे आप, ठीक है। तो पहले जितेंद्र समझना जरूरी है, उसके बाद पांडे। जितेंद्र मतलब जित धन इंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ध्यान दीजिए, ये जो है इस मेथड से आपने निकाला क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, तो यहाँ तक था रिले मेथड। अब रीज मेथड क्यों लग गया, तो रिले मेथड में ये जो EI मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बीम, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और M क्या है, मास है, ठीक है ना। इसको हम क्या मानते थे, कांस्टेंट, और इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिए थे। आ रही बात समझ में, ये इंटीग्रेशन के बाहर इसको क्यों निकाल लिए, क्योंकि इसको आपने कांस्टेंट ट्रीट किया है। यदि कांस्टेंट ना हो तो क्या आप बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। M जो इसके अंदर है इसको क्या आप बाहर निकाल पाएंगे, यदि ये कांस्टेंट ना हो तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यदि कांस्टेंट नहीं हो तब इसके शेप फंक्शन, इसकी पूरी की पूरी क्राइटेरिया चेंज हो जाती है, और वहीं पर रोल प्ले करता है रिले रीज मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगल शेप फंक्शन लेते हैं रिले मेथड में। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिले मेथड में सिंगल शेप लेते हैं, रिले मेथड में क्या लेते हैं, सिंगल जो है शेप फंक्शन लेते हैं, सिंगल शेप फंक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर रिले रीज मेथड में आपका यहाँ पर जो है सीरीज ऑफ शेप फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट कोफिशिएंट, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट कौन सा होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है दोस्त, समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हम लगाते हैं लोड जो लगाते हैं तो पर्टिकुलर यहीं पर कंसीडर करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यही थोड़ी डिफ्लेक्शन हुआ है, डिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हुआ है, देखिए तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं, यहाँ तो कोई लोड लग ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि इसी का इम्पैक्ट इसके ऊपर आया है। ये रिले रीज मेथड में कंसीडर किया गया है। और
उसमें कंसीडर नहीं किया गया है। किसमें? रिले मेथड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम फंक्शन लेते हैं उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी थिंग्स विल बी कंसीडर्ड। हाउएवर एक्यूरेसी जो है रिले मेथड का डिपेंड करता है कि आप सेव फंक्शन कौन सा पॉइंट चूज करते हैं, कौन सा पर्टिकुलर आप जो है इक्वेशन चूज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन रिले रीज मेथड में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन रिले रीज मेथड में इज बीइंग एज्यूम्ड टू एक्टिंग एट सेवरल पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिले रीज मेथड में हम क्या मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है। ठीक है ना, क्या? लेट f1 f2 x, f1x f2x, ठीक है, एंड सो ऑन fnx, ठीक है ना, इज ए सीरीज ऑफ is the series of function that satisfy the बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। और इस f1x से आप क्या निकाल लेते हैं? ओमेगा जो है f1 फ्रीक्वेंसी, f2x से ओमेगा f2 निकाल लेते हैं, ओमेगा f3 निकाल लेंगे। ठीक है ना, एंड जो है ये जो नेचुरल इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा उससे ये सभी बड़े ही निकलेंगे, ज़्यादा ही निकलेंगे। कौन से? यहाँ से जो निकलेगा आपका W रिले मेथड से, उससे ज़्यादा ही इसमें आएगा। ठीक है ना, तो अब इनका एक सम ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हैं क्या? y1 की जगह पे y ले लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, कोफिशिएंट मान लीजिए क्या है? C1, कोफिशिएंट ऑफ ईच फंक्शन इज C1, और ये कोफिशिएंट कौन सा है? कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो C1 f1 ऑफ x प्लस C2 f2 ऑफ x प्लस C3 f3 ऑफ x एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे, यदि आपको याद आ रहा हो तो आप बोलेंगे कि सर ये जो आप निकालने जा रहे हैं ये थोड़ा बहुत जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट से मिलता जुलता है। तो जी हाँ, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लें, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि अकॉर्डिंग टू रिले मेथड निकालेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिले मेथड अभी हम कहीं आपको दिखाए थे, ये है आपके सामने, ठीक है ना, ओमेगा एन निकाले थे कि नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पार्ट लिए थे, ठीक है ना। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिले मेथड, अकॉर्डिंग टू रिले मेथड अब क्या निकाले थे? ओमेगा स्क्वायर जो आप निकाले थे, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स अपन काइनेटिक एनर्जी क्या निकाले थे? मैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिले रीज मेथड, अकॉर्डिंग टू रिले रीज मेथड। ठीक है, अब ये रिले रीज मेथड जो है कैसे यूज करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका रिले रीज मेथड में, ये किसका किसका फंक्शन है? सारे फंक्शन है, सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं, अभी आपने जोड़ा, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ ये जो है सम ऑफ आई फंक्शन, सम ऑफ जे फंक्शन, और के आई जे कॉन्स्टेंट, सी आई सी जे, इस तरह से कुछ निकलेगा। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी निकलेगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जिसको आप टी से इंडिकेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और ये भी क्या होगा? हाफ सिग्मा आई सिग्मा जे, और यहाँ पर पोटेंशियल में स्टिफनेस आता है और काइनेटिक एनर्जी में मास आता है, एम आई जे और सी आई और सी जे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को बता दें भी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी को टी से। तो बेसिकली ये के आई जे जो है यहाँ पर,
ये के आई जे है, ये जनरलाइज्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स है। क्या है? स्टिफनेस मैट्रिक्स है। और ये क्या है? जनरलाइज्ड मास मैट्रिक्स है। क्या है? जनरलाइज्ड क्या है? जनरलाइज्ड मास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। यदि फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यदि ओमेगा स्क्वायर आपने निकाला, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर टू बी मिनिमम क्या होगा? डी ओमेगा स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट से डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। और ये ओमेगा स्क्वायर अभी आपने निकाला है, क्या? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। उसी रिले मेथड को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर एक कोफिशिएंट को अपन कंसीडर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डेल अपन डेल सी आई, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। इसको आप सॉल्व करें। इक्वेशन कहाँ पे है आपका? इक्वेशन कहाँ पर है? ये है आपका इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? इक्वेशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी स्क्वायर मैक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डेल अपन डेल सी आई भी मैक्स, और माइनस आपका न्यूमरेटर जो का त्यों इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? 0। यह हमने आपको बता चुका है, ये क्या होना चाहिए? 0, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये इधर जाएगा, ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये तो चले जाएगा ये, तो बचेगा क्या? डेल अपन डेल सी आई इंटू वी मैक्स माइनस टी मैक्स को कॉमन ले लिया हम, तो वी मैक्स अपन टी मैक्स इंटू डेल टी मैक्स, और ये डेल सी आई से डिफ्रेंशिएट हो गया है, ठीक ना। और यहाँ वी मैक्स अपन टी मैक्स को क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर, देखिए अभी भी आपके सामने है लिखा हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? डेल अपन डेल सी आई वी मैक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, और डेल टी मैक्स अपन डेल सी आई इक्वल टू 0। यही आपका रिले रीज मेथड का जो है फंडामेंटल कह लें इक्वेशन है, या जो है फाइनल इक्वेशन है। फंडामेंटल कहिए, फाइनल कहिए, आपकी जैसी स्वेच्छा, लेकिन इक्वेशन मेन इक्वेशन यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर v और t का वैल्यू रखना है हमें। किसका? v और t का वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे? ठीक ना, इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ v एंड t, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू रखते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा? डेल्टा वी मैक्स अपन डेल्टा सी आई था, और वी मैक्स क्या निकाले थे? अभी कहीं निकाले थे, अभी आपको दिखाए हैं। देखिए ये रिले रीज मेथड में, ये देखिए यही है ना। तो इसको हम निकालें तो डेल्टा वी मैक्स डेल्टा सी आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जे और एन के आई जे स्टिफनेस मैट्रिक्स इंटू सी जे, सी आई से तो डिफ्रेंशिएट होगा तो सी आई 1 हो गया। और उसी तरह से डेल टी मैक्स अपन डेल सी आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एम आई जे और इंटू सी जे हो जाएगा। इससे अब हम जो है ये वैल्यू दोनों हम रखेंगे कौन से इक्वेशन में? इस इक्वेशन में।
इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब आप रखते हैं तो 1/1 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी सामने देखना जरूरी है। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। आप जो है लिखिए, इस इक्वेशन में अब रखेंगे इसका डी मैक्स डी सी आई रखेंगे और यहाँ डी टी एम एक्स डी सी आई की जगह पे ये रखेंगे। तब आप देखेंगे कि ये इक्वेशन जो आएगा एक एक इंडिविजुअल का निकालेंगे तो इट विल कम लाइक दिस वन, C1 और KI1 माइनस ओमेगा स्क्वायर MI1, इस टाइप का इक्वेशन हम निकाल चुके हैं कई बार। उसी तरह C2 और KI2 माइनस ओमेगा स्क्वायर MI2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा इक्वल टू 0। अब ये इस तरह का इक्वेशन बनेगा तो C1 C2 ये सारे कोफिशिएंट का हम क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, C1 का KI1, ठीक ना, KI की जगह पर 1 2 3 इस तरह से लिखना शुरू करें तो K11 हो जाएगा, K11 माइनस ओमेगा स्क्वायर M11। C2 का K12 माइनस ओमेगा स्क्वायर M12 एंड सो ऑन। उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, K21 माइनस ओमेगा स्क्वायर M21, ठीक ना। यहाँ पर K22 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर M22 एंड सो ऑन। उसी तरह से यहाँ पर चलते चलते क्या आ जाए, KN1 माइनस ओमेगा स्क्वायर MN1 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ जाएगा इधर, KNM या n-1 जो भी मानना है, ओमेगा स्क्वायर MN इंटू n-1, और ये जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है ना। आप एक वो लेमडा आई माइनस सी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ये यहाँ पर जो है उतना फिजिबल नहीं हो पाता है, इसलिए जनरल इक्वेशन से ही सॉल्व कीजिए मैट्रिक्स प्रॉब्लम। अब बोलिएगा सर इसमें तो n नंबर ऑफ इक्वेशन है और मैट्रिक्स मेथड तो बहुत टीडियस हो जाएगा। तो जी हाँ, ये बहुत टीडियस हो जाता है। मोड से आप डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ईच नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड पुटिंग दोज वैल्यू इनटू इक्वेशन। अब बट मैनुअली जब आप निकालने जाएंगे तो इट विल बिकम रियली टू मच टीडियस। इसीलिए ये सारे मेथड्स जो है सॉफ्टवेयर में लगते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर फिर बोलिए सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं, तो देखिए जहाँ पर सिस्टम बहुत कम हो, डिफाइंड सिस्टम हो, अब नंबर ऑफ फंक्शन 1 2 3 तक हो, तब तो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। और हम आपको बताए भी हैं कि जो है यदि नंबर ऑफ मास ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है तो इक्वेशंस ज़्यादा बनेंगे, इक्वेशन ज़्यादा बनेंगे तो कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, मेहनत भी बढ़ेगा। इसीलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के सॉफ्टवेयर में टूल्स उपलब्ध हैं। ये मैं किसी वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है इस तरह के सिस्टम को, जहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं। विदिन ए सेकेंड निकाल करके सॉफ्टवेयर हमें दे देता है। बट आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको किस तरह का इनपुट डालना है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। भगवान ने मुंह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, खाने लायक चीज़ ही खाते हैं ना। उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी जो डालने लायक है इनपुट वही डालेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके उसमें पूरा करके डाल दिए। मतलब इनपुट जो है, इनपुट पैरामीटर आपको डिफाइंड होना चाहिए और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये दोनों जगह ज़रूरी है। एक तो आप यूजी प्रोग्राम में जो पढ़ते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी, और यदि खुदा न खास्ता आपको जॉब मिलती है कहाँ पे, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर वाइब्रेशन, खास करके लेटरल या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन निकालने में रिले मेथड का यूज करते हैं, रिले रीज मेथड का यूज करते हैं और खूब यूज करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।